हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बंधु, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं जैसे एएलपी हो गया, जेई हो गया, ठीक है, और अभी ग्रुप डी का ऑन गोइंग है, तो जितने भी रेलवे के बेसिकली एग्जाम चल रहे हैं और होने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वन चैप्टर वन शॉट में करा दिया जाएगा, यानी कि आपको कहीं लूप होल रह गया है इस चैप्टर में, यानी कोई प्रॉब्लम रह गया था कि क्वेश्चंस कभी-कभी गलत हो जा रहे हैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में, और या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें गलत हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस। तो आप इस चैप्टर को इस शॉर्ट को देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जितने भी गलती हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस वीडियो को कवर कर लेने के बाद आपको गलती देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो इसको वन चैप्टर वन शॉट के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम गोइंग है तो ज्यादा अभी डिटेल से नहीं, ऐसा चीज पढ़ेंगे कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। ये एक बूस्टर के जैसा काम करेगा। आपको पता है कोरोना में क्या आया था, कोरोना वायरस आया था तो एक बूस्टर डोज आया था, उसी प्रकार से ये एक बूस्टर है 30 क्वेश्चन का। इस 30 क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप, तो आपको फील आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन क्या होगा। आपको यदि एग्जाम में आ रहे होंगे तो आपको रियली में आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बूस्टर के जैसा बिहेवियर, बूस्टर जैसा काम करने वाला है। अब इसमें सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे 30 का 30 क्वेश्चंस, वो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। एकदम की रियल एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वैसे ही डिट्टो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अभी करने वाले हैं, कि आपको लगेगा कि हम रियल एग्जाम में का ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस सारे चीज को कर लेने के बाद, ये 30 का 30 क्वेश्चंस को कंसेप्ट को समझ लेने के बाद, आप जो भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे होंगे उसको आप क्या कर लेंगे, श्योरिटी के साथ आप कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो श्योरिटी के साथ आप हल कर लेंगे तो आप क्या होगा, आपको श्योर आप उसमें मार्क्स गेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या रहने वाला है, जो आपका बेसिकली लूप होल रह गया था तो उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। अब विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को इसका इकाई पूछ रहा है, यानी कि इसका यूनिट क्या है। तो आप पूछे बताओ, वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का यानी विभवांतर का। आपको पता होगा कि विभवांतर का ऐसा यानी कि यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। एम्पियर किसका यूनिट होता है, धारा का। आपको पता होगा धारा, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। ओम, ओम किसका ऐसा यूनिट होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है कौन, ओम। वाट, वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर का, यानी कि विद्युत शक्ति का, ठीक है। ये किसका यूनिट होता है, शक्ति का। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाला, तो 120 ऑप्शन है। आप लोग समझिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई क्या है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये चारों जान लीजिए। तो ये चारों में से कोई एक चीज भी पूछेगा तो आपको एग्जाम में बता पाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, परिपथ में विद्युत धारा के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, यानी कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर से किस क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। वोल्टेज मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट में करंट मापते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में धारा को मापते हैं, ठीक है। जब कोई भी सर्किट में, जैसे मुझे यानी कि करंट का डायरेक्शन और स्मॉल अमाउंट में धारा मेजर करना हो तो किसका हेल्प लेंगे, गैल्वेनोमीटर का हेल्प लेंगे। आमीटर जो है ये बेसिकली धारा को मापता है, किसमें, सर्किट में हो रहे करंट यानी कि धारा को मापता है कौन, आमीटर। रियोस्टेट जो होता है वो सर्किट में, रियोस्टेट यानी कि रेसिस्टेंस को एडजस्ट यानी प्रतिरोध को एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट का यूज करते हैं। प्रतिरोध को कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, रियोस्टेट का, ठीक है। तो प्रतिरोध को एडजस्ट करने के लिए, कम या इंक्रीज करना हो सर्किट में,
उसके लिए हम लोग रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पूछा गया था परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्यतकर्मानुपाती होता है, यानी कि व्यतकर्मानुपाती मतलब इंग्लिश में उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। ये क्या होता है, कोई कंडक्टर है, सपोज ये वायर है एल्यूमिनियम का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इसका ये वाला सेक्शन एरिया को ए मान लिया और ये वाला कंडक्टर यानी कि मेटल का लेंथ मान लिया एल, ठीक है, और इसका रेसिस्टिविटी मान लिया रो। ये क्या है, इसका सेक्शन एरिया, ठीक है, और ये लंबाई किसका, ये वाला मेटल का, और ये रो मतलब क्या, प्रतिरोधकता किसका, ये वाला एल्यूमिनियम का मेटल है तो उसका प्रतिरोधकता है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन कि प्रतिरोध यानी कि ये वाला प्रतिरोध किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन आ रहा है यहाँ पे, यानी व्यतकर्मानुपाती में इसमें कौन आ रहा है, प्रतिरोध वाले फॉर्मूला में व्यतकर्मानुपाती में कौन आ रहा है, तो एरिया वाला टर्म्स आ रहा है, ठीक है। तो एरिया वाला टर्म्स हो जाएगा क्या आपका आंसर, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। लेंथ क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि ऊपर में ही है लेंथ, तो लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो रहा है, ऊपर में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। मुझे क्या पूछा था, व्यतकर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तापमान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो तापमान यहाँ तो नहीं है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रतिरोधकता कहाँ पे है, प्रतिरोधकता क्या है, यहाँ यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता और कॉपर का प्रतिरोधकता क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता ओनली किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रॉपर्टी है मटेरियल का, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाएगा। प्रतिरोधकता फॉर्मूला देख के नहीं बोल दीजिएगा, प्रतिरोधकता बस ओनली रेसिस्टेंस देखिए, हर एक मटेरियल का क्या होगा, प्रतिरोधकता अलग होगा, तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा किसका, हर एक मटेरियल का। बट प्रतिरोधकता लेंथ, मटेरियल का लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे समझाते हैं, देखिए कोई सपोज ये एल्यूमिनियम का ये क्या है, मेटल है, इसको कट कर दिए सपोज यहाँ से, ये स्मॉल वाला पार्ट है, इसका भी गुण, इसका रो है प्रतिरोधकता, तो इसका भी क्या होगा, रो ही होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये थी एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल हुआ, अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता अलग अलग हो सकता है, किंतु सेम मटेरियल में यानी कि सेम मटेरियल में क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होगा। इसलिए प्रतिरोधकता ओनली किसके डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं यानी कि उसका विजुअलाइजेशन भी कराऊंगा बाय सिमुलेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को किस रूप में भी जाना जाता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम लोग जूल का हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल भी बोलते हैं, ठीक है, जूल्स लॉ भी बोलते हैं। यानी तापीय प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, वो जूल्स लॉ के रूप में भी जाना जाता है। ओम्स का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है आपको पता होगा, V किसी सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के, ठीक है। यदि वोल्टेज दिया हुआ है, कोई बैटरी कनेक्ट है सर्किट पे, ठीक है, तो क्या प्रभावित हो जाएगा, धारा प्रभावित हो जाएगा। वो धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वोल्टेज का, और वोल्टेज भी किसका होता है, धारा का, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सर्किट में धारा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटाएंगे धारा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी घटेगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ क्या होता था, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जूल्स लॉ क्या होता था, हीटिंग इफेक्ट, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, ये होता था। फेराडे लॉ क्या होता था,
ईएमएफ निकालते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स माइनस एन डी फाई बाई डी टी। किसी भी लूप से, ठीक है, ये टी है, किसी भी लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा था, ठीक है, उसका चेंज, यानी कि उसमें चेंज की दर, ठीक है, और ये कितने नंबर ऑफ लूप है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता था, ईएमएफ आता था, ठीक है। फ्लक्स में चेंज का दर और उस कितना लूप है, यानी फेरों की संख्या कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वो नेगेटिव टाइम से, तो क्या आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता था। तो ये किससे आता था, फेराडे के नियम से आता था, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता था, दो चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच यदि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल लगता हुआ दिखेगा। इसके रिगार्डिंग में क्या आया था, एफ, जैसे सपोज ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो एफ बराबर क्या होता था, के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का दूरी का डिस्टेंस, ये होता था, ठीक है। आपको कूलम्स लॉ ये था, तो आपका ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, तो जूल्स लॉ के प्रभाव से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ठीक है। इसमें देखिए 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। यहाँ देखिए क्या है, 10 टू द पावर 5 है, तो ये रॉन्ग है। ये बोल रहा है 1000 जूल, नहीं, ये बोल रहा है 36 जूल, नहीं। तो ये सपोज ये वाट बराबर क्या लिखते तब, 3.6 गुना 10 टू द पावर 3, तब जाके क्या हो सकता था, 3600, ठीक है, ये जूल होता 1 वाट आवर में। तो ये 1 वाट आवर में रहता तो क्या होता, 3600 जूल हो जाता आंसर। बट आपको क्या पूछा है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। ये आपका ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वाले में क्वेश्चंस में यूज क्या होता है जनरली, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऐसा सामग्री यूज करेंगे, ऐसा मेटल यूज करेंगे, कहाँ पे, यानी कि बल्ब के फिलामेंट के रूप में किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, यानी कम, यानी हमेशा बल्ब लगाए और फ्यूज हो जाए, तो ऐसा बल्ब यूज तो नहीं करेंगे, सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाए बल्ब के अंदर, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन को यूज करते हैं किसमें, बल्ब के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अब देखिए कॉपर, कॉपर भी क्या है, मटेरियल है, बट इसके कंपेयर में क्या होता है, इसका यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, किसके कंपेयर में, टंगस्टन के। एल्यूमिनियम का भी क्या होता है, टंगस्टन के कंपेयर में कम होता है। नाइक्रोम का थोड़ा कम होता है, बट इसको यूज में किस में यूज में लेते हैं, इसको हीटर में यूज में लेते हैं। हीटर का कॉइलिंग करते हैं, उसमें हम लोग किसका कौन सा वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम का वायर, ठीक है। तो हीटर के केस में नाइक्रोम यूज करते हैं और बल्ब के केस में टंगस्टन यूज करते हैं, ठीक है। अब से आपसे क्वेश्चन पूछे हीटर में कौन सा वायर यूज किया जाता है, तो आप बोलिएगा नाइक्रोम, और बल्ब में कौन सा वायर यूज किया जाता है, तो टंगस्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम किसके बीच संबंध होता है। ओम का नियम, ओम किसमें नियम दिया था, कोई भी सर्किट में, कोई जैसे कि बैटरी कनेक्ट है और उसमें कोई क्लोज लूप बना रहा है, तो उसमें क्या फ्लो हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। बैटरी के पास जैसे पोटेंशियल है, कोई बैटरी अपना ईएमएफ रखता है, तो उसमें क्या प्रवाहित हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। आपको पता है कोई भी धारा और वोल्टेज पे कौन सा लॉ रिलेशन दिया था, ओम्स लॉ। ओम्स ने कहा किसी भी सर्किट में यदि वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है,
वो क्या दे देगा, विद्युत धारा दे देगा। ठीक है, बस शर्तें क्या, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब बंद होना चाहिए। ठीक है, बंद होगा। अब बोला वो, उसने ये भी बोला था कि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, यदि सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये कहा था। अब उसने ये भी कहा था कि वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है, ऐसे ऐसा होता है कि आप मुझे पैसा दो, आप भी पैसा वाला बनोगे। ठीक है, जितना दोगे उतना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा केस है, जितना कम दोगे उतना कम मिलेगा। ऐसा वाला केस किसके केस में होता है, ओम्स लॉ के केस में होता है। तो कि ओम्स का नियम किसके बीच संबंध है, वोल्टेज और करंट के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज और धारा के बीच में रिलेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि करंट और रेसिस्टेंस, करंट और रेसिस्टेंस देखिए, वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसके बाद क्या आता है, आर इंटू आई। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ओम्स लॉ रेसिस्टेंस और करंट के बीच में संबंध है, उनके बीच में संबंध है, नहीं, उनके बीच में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो एक कांस्टेंट टर्म्स है। रेसिस्टेंस करता क्या है, रेसिस्टेंस एक ऐसा टर्म्स है, वो प्रतिरोध का मतलब क्या है, वो धारा का विरोध करने वाला चीजें है। ठीक है, वो धारा को क्या करता है, विरोध करता है, आने से आने जितना आ रहा होता है उसको क्या करता है, एक्चुअल से कम कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें रिलेशन नहीं है, रिलेशन किसमें है, वोल्टेज और धारा में। ठीक है, इसमें रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत। बोल रहा है शक्ति और वोल्टेज, शक्ति बोले तो शक्ति और वोल्टेज में रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ का बात करेगा तो शक्ति नहीं है, क्या है, वोल्टेज और करंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है आवेश और समय, आवेश बोले तो क्यू और समय में रिलेशन है क्या, नहीं, ओम्स लॉ में आवेश और समय पे रिलेशन नहीं है, वोल्टेज और करंट पे रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको, यदि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को 3% को श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। आपको मैंने बताया था सीरीज में, सीरीज के केस में आर इक्विवेलेंट समतुल्य जो निकालते हैं, जितना भी रेसिस्टेंस दिया हो निकालने, सबको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। सपोज यहाँ पे क्या है, 3 रेसिस्टेंस है तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 रह जाता और चौथा भी लेके जोड़ देते, ऐड कर देते, यानी कि समेशन कर देते। ठीक है, ये किसके केस में है, ये श्रेणी क्रम के केस में है। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज के केस में। और समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है श्रेणी क्रम के केस में। 4 रेसिस्टेंस रहता तो और 1/r4 लिख देते। ठीक है, ये समांतर क्रम के केस में, समांतर क्रम। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है श्रेणी क्रम में 3 रेसिस्टेंस है तो उसका समतुल्य क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे श्रेणी क्रम पूछा है तो श्रेणी क्रम निकालेंगे। तो तीनों रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है 2, 4 और 6 को क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। बोल रहा है आदर्श एमीटर रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी। एमीटर क्या मापता है, पहले बताओ तो, करंट मापता है। तो अब करंट चीजें मापेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। अब मुझे बताओ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, आपस में प्रोडक्ट में है। अब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे तो करंट को क्या होना पड़ेगा, बहुत कम, है ना, ये बहुत ज्यादा तो ये बहुत कम होना पड़ेगा। अब बोल रहा है एक आदर्श आमीटर, आमीटर मुझे मापना क्या है, आमीटर मापता क्या है, करंट। करंट मापेगा कब, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, लगभग लगभग क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहाँ पे, सर्किट में रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो मुझे
ज्यादा से ज्यादा करंट रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट मापने के लिए क्या यूज करेंगे, आमीटर का यूज करेंगे। तो क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस बोल रहा है बहुत अधिक रहेगा तो करंट क्या होगा, बहुत कम। तो फिर करंट कम ही रहेगा सर्किट में, तो मापने से क्या फायदा है ना। यानी मापना ठीक है, माप सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, किंतु हमको करेक्टली क्या नहीं मिलेगा, जितना वैल्यू चाहिए रहेगा करंट का वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, बहुत अधिक नहीं रखेंगे क्या प्रतिरोध। अनंत, अनंत भी क्या बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसका कोई डिफाइन नहीं है, तो ये भी नहीं रखेंगे। मान सकते हैं, हाँ शून्य रख सकते हैं, शून्य रखने से क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर बोले तो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। अच्छा कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ना के बराबर। सबसे बेस्ट कंडक्टर किसको बोला गया है, जैसे एजी, एजी बोले तो सिल्वर, ठीक है, चांदी को बोला गया है। तो चांदी का क्या होता है, यानी रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है, होता है किंतु बहुत कम होता है। उसको किसके टेंस में रख सकते हैं, जीरो के नजदीक रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आइडियल केस में जीरो होना चाहिए प्रतिरोध, ठीक है, तब जाके आमीटर के लिए क्या होता है, वो आइडियल केस माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। हम लोग का घर में जो बिजली बिल पेमेंट करते हैं वो किस में पेमेंट करते हैं, 1 किलो वाट में पेमेंट करते हैं, ठीक है, यानी किलो वाट, ठीक है। हम लोग क्या घंटे के दर से हम लोग बिजली को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, किलोवाट घंटा। जूल में तो एनर्जी का इकाई है ना। वाट पावर शक्ति का इकाई है, और एम्पीयर किसका इकाई है, एम्पीयर धारा का। तो किससे मार्क पे यानी कि व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, वो होता है किलोवाट घंटा की दर से हम लोग बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, ठीक है। विभवांतर का किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। विभवांतर जो है आप ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको पता होगा। जैसे ये वायर है, ये वायर में सपोज ये V1 है यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे V2 है पोटेंशियल। तो इनके बीच में क्या विभवांतर है, उसको किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर में चेंज हो रहे, यानी चेंज हो रहे घटना को मापने के लिए किसका यूज कर रहे होते हैं, वोल्ट मीटर। आमीटर किसको मापते हैं, धारा को, ठीक है। ये किसको मापता है, विभवांतर को। और ये क्या, ओम मीटर, ओम मीटर लिख दिया है। ओम मीटर क्या होता है, ये प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर भी क्या करता है, ये बेसिकली यानी कि जो एक्चुअल वोल्टेज है, ठीक है, नॉन वोल्टेज से अननोन वोल्टेज को मापने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, नॉन वोल्टेज की सहायता से अननोन वोल्टेज सर्किट में मापा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, अननोन वोल्टेज को मापने का काम, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था। सपोज R इक्वल टू क्या आता है, रो L बाय A, ठीक है। ये क्या होता है प्रतिरोध, ये क्या होता है प्रतिरोधकता, ये है प्रतिरोधकता। देखिए सपोज मैं दो मेटल ले लूं, एक कॉपर ले लूं और एक एल्यूमिनियम ले लूं, ठीक है। आपको पता है कॉपर का प्रतिरोधकता कुछ होगा, सपोज इसका रो 1 है, इसका क्या होगा रो 2 होगा। ये क्या होता है प्रतिरोधकता वाला चीज जो होता है, ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है। ये मेटेरियल पे मेटेरियल अलग अलग होता है। जैसे ये कॉपर है, तो कॉपर का ये वाला पोर्शन को कट कर दूं, फिर ये वाला पोर्शन जो कटिंग पोर्शन है यहाँ रखूं, इसका ही प्रतिरोधकता रो 1 है कंप्लीट का, तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा रो 1 ही होगा। तो प्रतिरोधकता शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है,
फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ठीक है, ये सोचने वाला भी चीज है। ये क्या होता है, मेटेरियल प्रॉपर्टी होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस निकालेंगे उस मटेरियल का क्या प्रतिरोधकता से मल्टीप्लाई करने से क्या निकल सकता है, उसका प्रतिरोधक निकल सकता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये ओनली टेम्परेचर यानी कि तापमान पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना शेप और साइज, ठीक है, ना लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पूछा है किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर किस पर करता है, बोल रहा तार की लंबाई दिख गया इक्वेशन में, आप इसको कंसीडर कर लोगे, तार का क्षेत्रफल इसको भी कंसीडर कर लोगे, पदार्थ की प्रकृति वो भी सब कुछ देख लोगे, ऑप्शन डी अच्छा सभी है, इसको टिक कर दोगे, किंतु ये क्या है, आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तार का लंबाई पे प्रतिरोधकता डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, तार का क्षेत्रफल पे भी प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति, हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी से यदि ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार हमको किस लिए यूज करते हैं, कि इसलिए यूज करते हैं कि हाई कभी करंट जरूरत से ज्यादा करंट यदि सर्किट में आ गए घरों में, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जो भी अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, टीवी फ्रिज मोटर जो भी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज इन आवर होम, ठीक है, तो जो भी यूज कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा करंट आ जाने से क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, इसलिए वो फ्यूज क्या करता है, ज्यादा करंट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो सर्किट यानी कि क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया, सर्किट डिस्ट्रॉय हो गया, तो करंट यानी धारा का प्रवाहित रुक जाता है, धारा का प्रवाहित जब रुक गया तो जितने भी अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, यानी कि जैसे अप्लायंस बोलते हैं किसको, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन मोटर, ये सबको अप्लायंसेस बोलते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फ्यूज तार ऐसा लेना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, और रेसिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि वो जल्दी गल जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या यूज करते हैं, ऐसा मटेरियल होता है टीन एंड लीड, ये दो मटेरियल जो होता है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू प्रतिरोध वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसको फ्यूज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दे दिया है जस्ता, जस्ता हम लोग यूज नहीं करेंगे, एलॉय है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम और टीन, एल्यूमिनियम का क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एज कम्पेयर टू टीन क्या होता है, ज्यादा होता है, एज कम्पेयर टू लेड या टीन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको यूज में नहीं लेंगे, टीन में यूज में लेते हैं। लेड और लोहा, लोहा भी यूज में नहीं लेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। लेड यूज में लेते हैं, लोहा को यूज में नहीं लेते हैं। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। किस लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोधक वैल्यू ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु क्या होता है, बहुत कम होता है, इससे ज्यादा करंट आ जाने से सर्किट यानी वो पिघल जाता है, कौन, फ्यूज, जिससे क्या होता है, सर्किट बच जाता है और सारे अप्लायंसेस जलने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तापमान बढ़ने से अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, एक होता कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। मैं कंडक्टर बता दूं, सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें रेसिस्टेंस प्रतिरोधक ना के बराबर में होता है। कंडक्टर ऐसा होता है जिसमें थोड़ा ज्यादा नहीं यानी कि पार्शियली रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक दिख सकता है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपको हो सकता है फिर यानी कि क्या हो, यानी कि पार्शियली से थोड़ा ज्यादा क्या हो सकता है, प्रतिरोधक हो सकता है, किसमें, वायर में, तो ये अर्धचालक कहलाता है। क्या अर्धचालक का मतलब,
पूरे अच्छे तरीके से करंट का फ्लो नहीं करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक, ठीक है। अब बोल रहा है प्रतिरोध क्या होता है तापमान बढ़ने से। अब कोई भी सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में यदि हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हो, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो होगा तभी क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। अब इसको हम टेम्परेचर दिए, ताप दिए, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या, इसको एनर्जी मिल गया। एनर्जी देंगे किसी चीज को तो क्या, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, वो अपना वो क्या एनर्जी मिल गया किसी चीज को। जैसे आपको सपोज आपके पास मनी नहीं है, आपको 1 लाख रुपया दे दे, तो आप क्या करोगे, आपको एनर्जेटिक फील करोगे, तुरंत कुछ सामान खरीदने का कोशिश करोगे, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाओगे, तुरंत एनर्जी में आ गए, ठीक है। उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन सुस्त था, उसको गर्म यानी कि उसको एनर्जी दे दी, तो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अब वो मूवमेंट करने के लिए क्या हो गया, वो फास्ट हो गया। अब मूवमेंट करेगा फास्ट, तो उसमें क्या फास्ट होगा, फ्लो, करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या होता था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता था, तो करंट भी क्या हो जाएगा, विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा। पर अब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को किसका मतलब क्या हो रहा है, वो कम कर रहा है ना। प्रतिरोध का जितना कम होगा उतना विद्युत धारा क्या होगा, अच्छा फल ज्यादा फल प्रवाहित होगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर जितना दोगे उतना फास्ट क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो उतना फास्ट क्या होगा, करंट आएगा। करंट जितना ज्यादा हो जाएगा सर्किट में, करंट ज्यादा होने से मतलब क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ये बहुत ज्यादा, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। ये क्या होता है, दोनों गुणांक में होते हैं, तो एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या होगा, कम होगा। इसके लिए इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रतिरोध डिक्रीज होगा, ठीक है। आपको एक कॉमन भाषा से समझाया गया है, आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है, दर मतलब नीचे टाइम आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, करंट होता है, धारा होता है, आपको पता होगा Q बराबर क्या होता था, I इंटू टी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, ठीक है। अब कोई सर्किट में सपोज ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में Q धारा प्रवाहित हो रहा है कितना टाइम पे, टी टाइम पे, वो क्या दे देता था, वो क्या देता था, धारा का वैल्यू दे देता था। तो ये क्या दे देगा, ये विद्युत धारा बता देगा, ठीक है। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, विभव बताएगा, विभव कौन बताता है, विद्युत आवेश थोड़े बताता है, ठीक है। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है था, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता था, करंट फ्लो होता था, ये तो नहीं होगा। प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस कैसे दर बता देगा, नहीं बताएगा। धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस वो होता है जैसे कोई भी अपना कैपेसिटी रखता है इनिशियल में, ठीक है। जैसे कि अब जैसे फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है जो इनिशियल टॉर्क देता है अपना, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियल क्या देता है, पावर देता है, सप्लाई करता है कैपेसिटर, किसके लिए, वो इनिशियल टॉर्क देने के लिए, इनिशियल पंखा में घूर्णन गति प्रदान करने के लिए वो कौन देता है, पंखा देता है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। तो वो कैपेसिटर क्या रखता है, क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता बोलते हैं, ठीक है। धारिता समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा देगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक बोले तो क्या होना चाहिए उसके लिए, कंडक्टर ही सुचालक होता है, कंडक्टर है ना, वो क्या होता है, मेटल, कोई भी ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ, वो भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत सुचालक मतलब उससे होके क्या हो, धारा प्रवाहित हो। तो कांच क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नहीं होगा। प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर। ग्रेफाइट कंसीडर हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, धारा प्रवाहित हो सकता है। रबर भी क्या है, इंसुलेटर। तो ग्रेफाइट से फाइनली क्या हो जाएगा, धारा का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 बोल रहा है जब आर प्रतिरोध वाले एन समांतर प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे आर रेसिस्टेंस है ये, ऐसे कितने रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है किसमें, समांतर क्रम में, ऐसे एन रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है। ठीक है, सपोज ये आर है, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही नंबर का क्या है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और सारे नंबर का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सपोज आर है, इसका आर इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, ठीक है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू और जितना रेसिस्टेंस है उसको काउंट कर लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, क्या निकल आएगा, आर इक्विवेलेंट, किसके केस में, यानी कि ये समांतर क्रम के केस में। ठीक है, समांतर क्रम में रहा सारा रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या हो, समान हो, एक हो, और जितना रेसिस्टेंस का नंबर हो उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो समांतर क्रम का सारा रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, समतुल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बाय एन। ये किसके केस में है, समांतर क्रम, समांतर क्रम के केस में है। और ऊपर वाला देखिए क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम के केस में है। ठीक है, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, जितना रेसिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की संख्या से गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या, आर समतुल्य का, किसके केस में, श्रेणी क्रम के केस में। समांतर क्रम के केस में पूछा है तो आर बटे एन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि W बटे क्यू क्या कहलाता है। ठीक है, W बटे क्यू देखिए, करंट देखिए क्या होता है, Q बराबर IT होता था। अब यहाँ बोला वर्क बटे चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये पावर, शक्ति बराबर, शक्ति भी क्या होता था, वोल्टेज इंटू करंट होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई क्यू हो जाएगा। यहाँ से W बराबर क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, जितना वर्क होगा और जितना कोई आवेश, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कोई आवेश प्रोवाइड किया गया और जितना कार्य हुआ, जितना कार्य हो गया उस आवेश के कारण, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। ठीक है, V बराबर W बाई क्यू, W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। तो वर्क निकालना हो, ठीक है, चार्ज दे दे और वोल्टेज दे दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना काम करना होगा सर्किट पे वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी बोल रहा है प्रतिरोध आएगा क्या, प्रतिरोध बराबर W बाई क्यू होगा, नहीं। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I होगा। ठीक है, ना कि ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, फ्यूज तार अभी बताया था, फ्यूज में क्या होना चाहिए, गलनांक बहुत कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम, और रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, यानी प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा चीज हम बनाएंगे, फ्यूज में ऐसा मेटल डालेंगे जिसमें क्या हो, बहुत जल्दी गल जाए। क्यों गलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करंट आ जाए, ज्यादा धारा आ जाए तो क्या हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए। सर्किट ब्रेक हो जाने से क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो यानी धारा का फ्लो सर्किट से रुक जाएगा, जिससे क्या हमारा जो भी अप्लायंसेस जैसे कि बल्ब, फ्रिज, वाटर कूलर जो भी है चला रहे होते वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत कम, यानी कि गलनांक क्या हो, बहुत कम, और प्रतिरोध क्या हो, बहुत ज्यादा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत परिपथ की शक्ति डैश द्वारा क्या जाती है। विद्युत परिपथ के लिए शक्ति मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूला। फर्स्ट डे मेरा क्लास जो था, आप नहीं तो देख सकते हैं, मेरा फिजिक्स का मैं जेई का पार्ट कराया था। ठीक है, उसमें देख सकते हैं, पावर इक्वल टू क्या था, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई था।
आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। ओम्स लॉ क्या था? वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? करंट के। तो V बराबर क्या होता था? I इंटू R। ठीक है, R क्या था? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब मैं दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहूँ, P बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा? V के जगह में आई आर रख दूंगा तो I इंटू आई स्क्वायर R हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला क्या था? P बराबर V के प्लेस V ही रखने दो और I के जगह में मैं क्या रख दूं? V बटे R। तो क्या हो जाएगा? ये V स्क्वायर बटे R, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे आपको ध्यान नहीं है तो आपको सिखा दिया मैं कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख तो रहता ही है। V इक्वल टू आई आर और पावर बराबर V इंटू आई, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रहने से ही ये सेकंड और थर्ड भी क्या हो जाएगा? आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है, उसके बाद ये ध्यान नहीं रहे तो आपको डिराइव कर लेना एग्जाम में। ठीक है, तो अब बोल रहा है देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति डैश द्वारा दी जाती है। देखिए V स्क्वायर बटे R, हाँ ये तो है V स्क्वायर बटे R। बी वाला I स्क्वायर R भी है, हाँ है। फर्स्ट वाला देखिए P इक्वल टू VI, ये भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या है? राइट है। किसके केस में? पावर के केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है लंबाई L और क्षेत्रफल A वाले तार का प्रतिरोधकता रो है। कोई लंबाई L वाला कोई मटेरियल है, इसका लेंथ है L, एरिया A है, इसका प्रतिरोधकता क्या है? रो है। यदि तार को खींचकर उसी लंबाई की दोगुनी कर देते हैं, इसी को डबल लेंथ बना दिया, L से 2L। ठीक है, तो इसका बोल रहा है इसका रेसिस्टिविटी सपोज क्या हो जाएगा? इसका रो है डैश है। मटेरियल क्या है? दोनों का सेम है। मैंने आपको समझाया था रेसिस्टिविटी एक ऐसा चीज होता है जो ओनली फॉर किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड करता है। एरिया आप उसको खींच कर कुछ बना दो, कोई भी शेप बना दो, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? प्रतिरोधकता। तो ये मटेरियल यदि सेम है, मटेरियल M है ये, अब ये भी M है, तो दोनों सेम मटेरियल है। भले इसका क्या हो, लेंथ डबल हो गया, एरिया हाफ हो गया, एरिया चौगुना कर दिया गया, ऐसा कुछ भी कर दो, बट जो उसका नेचर है, एक मटेरियल जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल क्या है? सेम है। तो इसका रो भी क्या हो जाएगा? इसके रो डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि रो रहेगी, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आपको सॉल्व ही नहीं करना है फॉर्मूला पे पुट करके। फॉर्मूला क्या होता था? आर बराबर रो L बाई ए। ठीक है, रेसिस्टिविटी का जब भी बात करेगा, बाकी टर्म्स को छोड़ के, बाकी टर्म्स बोला कैसे चेंज होगा, तब फॉर्मूला यूज कर रहा है। जब भी रो का बात कर देगा, हाँ, जब डिफरेंट मटेरियल का बात करेगा रो, तब फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। सेम मटेरियल का बात करें, यानी कि एक ही प्रकार का पदार्थ में बात करें, तब आपका रो नहीं होगा, क्या होगा? चेंज नहीं होगा। अलग अलग पदार्थ में बात करेगा, तब फिर क्या करना होगा? वहां पे रो का वैल्यू भी रखना होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही मटेरियल के लिए ये चेंज नहीं होगा, इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा नियम कहता है कि चालक से बहने वाली धारा विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है? अब बताओ, विभवांतर यही है और ये विद्युत धारा क्या है? समानुपाती है ना? सीधे समानुपाती है। तो ऐसा कौन सा लॉ है? ये तो ओम्स लॉ है ना? फैराडे लॉ क्या था? ईएमएफ देता है -n d∅ बाई dt। d∅ बाई dt क्या था? फ्लक्स में चेंज का रेट, फ्लक्स में हो रहे चेंज उनका रेट, और n क्या है? फेरो की संख्या। ये क्या देता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसके केस में? जब मोटर में क्या करते थे? इलेक्ट्रिक सप्लाई करते थे, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब करंट आएगा तो वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर का फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, करंट फ्लो होने से। तो वहां पे क्या देता था? ईएमएफ देता था। फैराडे लॉ किस पे बेस्ड है? ईएमएफ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे बेस्ड है, ना कि ये इस पे बेस्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। न्यूटन का नियम, न्यूटन तो आपको पता है साइंटिस्ट थे, उसने क्या नियम दिया था? मोशन के ऊपर।
न्यूटन्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उसने ऐसा धारा इलेक्ट्रिसिटी पे तो काम ही नहीं किया था, तो ये तो नहीं है। लेंज लॉ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही काम किया था। लेंज और फैराडे दोनों मिलकर एक लॉ दिया था जिसको नाम देते हैं फैराडे लेंज लॉ। वो जब हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे ये फैराडे लॉ, लेंज लॉ को ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी करंट यानी कि दृश्य धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? बैटरी, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर हो गया, बैटरी हो गया, एसी जनरेटर हो गया और ट्रांसफॉर्मर हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, बैटरी क्या करता है, बैटरी केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है। कौन, बैटरी। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, जनरेटर भी करंट देता है, बट कौन सा करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी टर्म्स ही लिख दिया है, एसी जनरेटर है तो क्या, कौन सा करंट देगा, एसी करंट। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को बस क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि बढ़ाना और घटाने वाला काम है वोल्टेज का, किसका, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, ये दोनों काम करता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। रेक्टिफायर का ये काम है कि एसी को डीसी बना दो, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर डीसी को एसी बना दो, ठीक है। वहां में क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी। बैटरी ही क्या करेगा, दृश्य धारा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का प्रतिरोध सूखा लगभग कितना होता है, ड्राई में, ठीक है। ड्राई में प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जितना वैल्यू है लगभग उससे ज्यादा होगा, 1 लाख के राउंड में होता है, यानी 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो, जिसके वैल्यू ओम। कब, जब आदमी क्या हो, सूखा हो, पानी में भीजा हो तब नहीं, पानी में भीजा हो तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम जाएगा, रेसिस्टेंस कम जाएगा तो धारा शरीर से क्या होगा, ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ड्राई के केस में 1 लाख के राउंड में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है और वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट और करंट की दिशा को बतलाता है, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या, विद्युत धारा को बतलाता है, ठीक है। ज्यादा में नहीं, ज्यादा में मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। अब उसको क्या बनाना है, वोल्टेज में। अब मुझे बताओ आमीटर किस में यूज करते थे सर्किट में, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में यूज करते थे, ठीक है। और वोल्टेज किस में यूज करते थे, पैरेलल सर्किट में यूज करते थे, ठीक है। वोल्टेज जब मापना रहता था तो वो वोल्टेज को किस में लगाते थे, पैरेलल वाले सर्किट में, और आमीटर को सीरीज वाले सर्किट में लगाते थे, ठीक है। तो अब बोल रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलना है, किसमें, वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। कब, अब बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध लाके और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, हाँ। हमको मुझे चाहिए पहले तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मापता है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या मापता है, करंट मापता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर बना देना है तो उसके लिए करना क्या होगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना होगा। श्रेणी क्रम में क्या करना होगा, उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में ज्यादा से ज्यादा क्या लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा प्रतिरोध तो
डाउन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टमीटर को क्या करेंगे, तब जाके उसको एज ए वोल्टमीटर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में। तो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको श्रेणी क्रम में उच्च से उच्च प्रतिरोध को यूज करना होगा। जब उच्च से उच्च प्रतिरोध यूज करिएगा तो सीरीज में यूज करने के बाद करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इस करंट को क्या करेगा, रीड कर लेगा। ठीक है, अब इसको वोल्टमीटर बनाना है। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मापता है। वोल्टमीटर को किस में कन्वर्ट किस कब लगा, वोल्टेज डिफरेंस मापने के लिए उसको किस में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध यूज करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और भी ब्रीफ से। ठीक है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, विद्युत शक्ति पावर, पावर का एसआई मात्रक क्या होता था, वाट होता था, है ना, यानी कि हाँ वाट होता था। तो वाट हो जाएगा इसका आंसर। जूल किसका एसआई मात्रक होता है, एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट और एम्पियर मतलब एम्पियर, यानी कि ये क्या है, वोल्टेज, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट और ये एम्पियर मतलब धारा, V इंटू आई, ये क्या है, पावर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है। यही क्या होता है, पी क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट ही होता है ना। तो वोल्ट एम्पियर क्या, धारा का यूनिट है, और वोल्टेज किसका यूनिट है, वोल्ट का। ठीक है ना, तो ये वोल्ट हो गया और ये धारा हो गया। तो वोल्ट एम्पियर भी क्या होता है, वो वाट ही होता है। ठीक है, आपका सी भी आंसर है, बट आपको परफेक्टली आपको किस में पूछा है, एसआई में। तो एसआई में क्या हो जाएगा, एसआई में ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वाट के। तो ये होता है एसआई यूनिट। ठीक है, किसका, पावर का। अब कूलम, कूलम किसका ऐसा यूनिट होता है, वो चार्ज का, यानी कि आवेश का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू बिजली के उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू क्रम में आप देखे होंगे हर एक फैन का स्विच अलग है, बल्ब का स्विच अलग है, एसी का स्विच अलग है, गीजर का स्विच अलग है। जितने भी अप्लायंसेस यूज हो रहे होते हैं घरों में, उनका स्विच क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं एक स्विच ऑन किए सारे बल्ब जल गए, सारे सारे जितने भी टीवी फ्रिज सब ऑन हो गए, ऐसा तो नहीं। तो सारे का डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन होता है। तो सारे कनेक्शन किस में होते हैं, समांतर क्रम में कनेक्शन किया जाता है। समांतर क्रम में इसलिए कनेक्शन किया जाता है कि समांतर क्रम में कनेक्शन इसलिए किया जाता है कि यदि एक टाइम पे यदि यानी कि करंट ज्यादा आ जाए सर्किट में, तो जितने भी इक्विपमेंट चल रहे होते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, जल ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में यूज करते हैं। यदि श्रेणी क्रम में यूज कर रहे होंगे, यदि जरूरत से ज्यादा करंट आ गया सर्किट में, तो सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग घरों में जनरली क्या करते हैं, सारे अप्लायंसेस, सारे उपकरण को समांतर क्रम में यूज करते हैं। ठीक है, समांतर क्रम कनेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फ्रीक्वेंसी आउटसाइड यूएसए यूके में क्या होता है, 60 हर्ज होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ आवर कंट्री इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है, 50 हर्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग का जितना भी है वो 50 हर्ज से डिजाइन किया गया इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 29, हाई पावर लाइन में बैठी चिड़िया को बिजली का झटका नहीं लगता, क्यों। आप मुझे बताओ, सपोज ये वायर है, वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है,
अब यहाँ पे बर्ड का एक पैर ये है, अनदर पैर ये है, ठीक है। ये सपोज ये बर्ड है, ठीक है। बर्ड का एक पैर ये, अनदर ये। अब दोनों में देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा करंट नहीं लग रहा है। क्यों? करंट का फ्लो कब होता है, सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज। तो इसका सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसे देखिए, इधर से जा रहा है, इधर होके ये सर्किट तो क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऐसे सर्किट क्लोज हो रहा है। नहीं, सर्किट क्लोज तो क्लोज, एक कंडीशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जहां से करंट इंटर कर रहा है और जहां में एग्जिट कर रहा है वहां में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंट। डिफरेंट होगा तभी क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जैसे पानी का फ्लो कहाँ होता है, अब मुझे बताओ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पानी उच्च उच्च जगह से कहाँ जाता है, निम्न जगह में जाता है। यानी कि नदी का लेवल क्या होता है, ऊंचा होता है, तब जाके किस में जाता है पानी, समुद्र में जाता है ना। समुद्र से पानी कभी नदी में आया है क्या, रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो नदी का पानी समुद्र में जाता है। उसी प्रकार करंट को भी फ्लो होने के लिए उसका हाई पोटेंशियल, यानी कि यहाँ मात्रा क्या, विभवांतर का ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होगा। जैसे यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। यदि यहाँ में भी 10 है, यहाँ में भी 10 है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, तो इधर से रिवर्स हो जाएगा करंट फ्लो, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, या तो कम या उससे ज्यादा, बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। अब बर्ड के केस में क्या होता है, इनका एक पैर का पोटेंशियल डिफरेंस, वहां का दूसरे पैर का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों क्या होता है, ये V1 सपोज ये V2, ये आपस में क्या है, बराबर हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बट एक ही वायर में यदि बैठा हुआ है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, इसलिए उसके शरीर से क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है, जिससे करंट क्या होता है, उसको झटका नहीं लगता है। उसी केस में डबल वायर में फिर झटका लगते हैं कब, डबल वायर में एक पैर यहाँ है, दूसरा पैर यहाँ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसको झटका लग जाता है। तो क्या हो जाएगा इसके केस में आंसर, बोल रहा है उसके पैर कुचालक होते हैं, नहीं, कुचालक का बात ही नहीं है, ठीक है। उसके पैरों के बीच कोई विभवांतर नहीं है, हाँ, उनके पैरों के बीच कोई विभवांतर नहीं है। तार इंसुलेटेड है, तार इंसुलेटेड होगा तो करंट फ्लो होगा क्या बेटा, नहीं। उसके शरीर का प्रतिरोध बहुत अधिक है, शरीर का प्रतिरोध अधिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का क्या था प्रतिरोध, 1000 ओम, तो भी तो ह्यूमन से क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, जरूरी नहीं है, झटका लग सकता है करंट प्रतिरोध ज्यादा होने से भी, ठीक है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसका पैरों के, दोनों पैरों के बीच में विभवांतर क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यदि इस तो समझिए, यदि किसी प्रतिरोधक को प्रवाहित धारा को दुगुना 2L कर दिया जाए तो व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी। आपको फॉर्मूला भी दे दिया है, पावर इक्वल टू I²R, ठीक है। अब कोई यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को दोगुना कर देते हैं, सपोज ये धारा दोगुना कर देंगे, सपोज P डैश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना 2I कर दिया स्क्वायर R, तो ये क्या हो जाएगा 4I²R। I²R का वैल्यू किसके बराबर हो गया, P के, ये क्या लिख सकते हैं 4P, तो P डैश क्या हो जाएगा 4P, यानी 4 टाइम्स पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स हो जाएगा किसका, इनिशियल का, ठीक है। आपको आई होप ये 300 का 300 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है।